बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नदीम है। डियर स्टूडेंट, माय फादर इज़ नॉट वेल, आप प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग का। तो आज हम सीखेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट इन ए सूट फॉर मेंटेनेंस। अगर आपको याद होगा तो पहले लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया था कि एक प्लीडिंग्स की बात की जाए तो एक तो होते हैं पार्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट, ठीक है, वो ऑर्डर 7 रूल 1 की हमने बात किया। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि कुछ जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स भी होते हैं, ठीक है, और फिर हमने देखा था कि कुछ स्पेशल रूल्स ऑफ प्लीडिंग भी होते हैं, ठीक है, जो कि अंडर स्पेशल लॉ आते हैं। तो आज उन सबको मिला के हम लोग जो है वो एक प्लेंट जो है उसको क्या करेंगे, हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग क्या था, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि वो ये था कि एक नेम ऑफ द कोर्ट होगा, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ होगा, डिफेंडेंट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा माइनर के बारे में होगा। उसके बाद जो है वो मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू डिस्प्यूट का कॉज ऑफ एक्शन, मटेरियल फैक्ट्स होंगे। फिर उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ, फिर जुरिडिक्शन के बारे में होगा, ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ क्लेम के बारे में होगा, रिलीफ के बारे में होगा, और आखिर पे वो साइन होगा और वेरीफाइड होगा, ठीक है। ये जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग थे। अब अगर हम बात करें एक मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का दावा ड्राफ्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक प्लेंट इन सूट फॉर मेंटेनेंस जो है वो ड्राफ्ट करने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला बात यह है कि एक सूट फॉर मेंटेनेंस में एक पैरा जो है ना, उसमें जिसका खर्चा मांगा जा रहा है और जिससे खर्चा मांगा जा रहा है उनका आपस में रिलेशन क्या है उसके बारे में आएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर एक बच्चे ने, एक माइनर ने अपने वालिद से दावा लेना है खर्चा, या वाइफ ने अपने हस्बैंड से लेना है, तो उस सूरत में सबसे पहले जो है वहाँ पे ज़िक्र आएगा कि भाई हमारा आपस में निकाह हुआ और आउट ऑफ निकाह जो है ये बच्चे जो हैं वो पैदा हुए, ठीक है। तो आप पैराग्राफ रिगार्डिंग solemnization ऑफ मैरिज, निकाह बी annexed टू प्लेंट इफ अवेलेबल, अदरवाइज नो इशू एज यूजली मैरिज इज एडमिटेड बाय अदर पार्टी, ठीक है, सही है। तो सबसे पहली जो बात है वो क्या है कि निकाह के बारे में एक मैरिज लिखा जाएगा ताकि फैक्ट कंस्टिट्यूट किया जाएगा कि हमें पता है मोहम्मद लॉ के तहत हस्बैंड या फादर बाउंड होता है कि अपने बच्चों को मेंटेन करे। तो सबसे पहले हमें उनका आपस में रिलेशन जो है वो अलेज करना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद दूसरा पैरा क्या होगा, आप पैराग्राफ रिगार्डिंग पेटर्निटी ऑफ इफ मेंटेनेंस ऑफ माइनर इज क्लेम्ड अलोंग विद एज ऑफ द माइनर, बर्थ सर्टिफिकेट बी अनेक्स्ड विद द प्लेन। अच्छा, बच्चे की एज जरूर लिखनी है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि उसकी जो एज है वो क्यों लिखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है आप पैराग्राफ स्टेटिंग फैक्ट्स सिंस व्हेन डिफेंडेंट हस्बैंड फादर फेल टू मेंटेन प्लेंटिव। देखिए, अब आपने जो प्लेंट लिखनी है उसमें आपने खर्चा भी मांगना है, कब से मांगना है, यानी आपने पास्ट मेंटेनेंस भी क्लेम करनी है और आपने फ्यूचर मेंटेनेंस भी क्लेम करनी है। तो पास्ट मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक डेट अलेज करनी होगी जब से उसने मेंटेनेंस जो है वो नहीं दी, ठीक है, यानी जब से काज ऑफ एक्शन जो है वो अक्रू हुआ है। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ लिखना होगा, वो क्या होगा कि आप पैराग्राफ एस्टेब्लिशिंग एंटाइटलमेंट ऑफ द प्लेंटिव फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। फिर हमें ये पैरा लिखना होगा कि वो क्यों इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, यानी आपने लिखना है कि अच्छा जी, रिमेंबर मेंटेन माइनर इज ऑलवेज देयर राइट, हाउएवर एज पर पैराग्राफ 277 ऑफ हमडन लॉ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ इज ऑलवेज इज सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट व्हेन शी इज लिविंग अवे बिकॉज ऑफ क्रूअल कंडक्ट ऑफ डिफेंडेंट और बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डावर। सो व्हेन वाइफ इज आल्सो क्लेमिंग on maintenance, it must be alleged that she is living away from her husband because of his cruel conduct or she is ready to perform matrimonial obligation at her conjugal house। तो एक पैरा आपने ये लिखना है क्या
कि भाई वो बच्चे उससे मेंटेनेंस लेने के हकदार हैं, या वाइफ जो है उसका डावर पे नहीं हुआ, या वाइफ अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए तैयार है लेकिन वो खर्चा नहीं दे रहा। तो ये एक पैरा उसके अंदर लिखना जो है वो ज़रूरी होगा। अब जो सबसे अहम बात है वो है रेट ऑफ मेंटेनेंस। बच्चों मैं पहले आपको क्रक्स बताता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। रेट ऑफ मेंटेनेंस कोई जज जो है उसके पास कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं है कि वो एक गरीब बंदे को कहे कि तुम 50,000 रुपया जो है वो महाना खर्चा दिया करो, और एक अमीर बंदे को कहे कि तुम 5,000 रुपये महाना खर्चा दिया करो। मेंटेनेंस जारी करने का एक तरीका है। अगर इंटरम मेंटेनेंस है तो टेंटेटिवली वो पैरामीटर्स अडॉप्ट करने हैं, और अगर वो मसलन डिक्री फाइनल डिक्री के थ्रू खर्चा लग रहा है तो फिर एविडेंस की बुनियाद पे उन पैरामीटर को फॉलो करते हुए खर्चा लगेगा। अब ये है कि आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे खर्चा जारी होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द नीड्स या एक्सपेंडिचर्स ऑफ द माइनर्स। अब वो क्या हो सकते हैं, देखें मेरी बात सुने। एक बच्चा है, ठीक है, वो बेसिक, एक तो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पीना उठना बैठना, ठीक है। एक उसकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, मसलन ही इज़ अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। तो बच्चे की एज इसलिए लिखनी ज़रूरी है ताकि पता चले कि वो बच्चा स्कूल जा रहा है या जाने के काबिल है या नहीं है। फिर उसके बाद ये मटेरियल पार्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा कि वो कौन से स्कूल में जा रहा है और उसकी कितनी महाना फीस है, ठीक है। तो क्योंकि क्वांटम मेंटेनेंस इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिटरमिन होना है ना। फिर उसके बाद आपने उसमें ये भी अलर्ज करना है कि वो बच्चा जो है वो उसकी, अगर वो बच्चा बीमार है तो उसकी जो उसको बीमारी क्या है, उसके मेडिकल जो हैं वो मेडिकल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पहला पार्ट जो है वो है कि आप एक्सपेंडिचर या नीड्स को अलर्ज करेंगे, और वो नीड्स या बेसिक होंगी या स्पेसिफिक नीड्स होंगी, ठीक है। और फिर आप उसकी बुनियाद पे क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा रेट ऑफ मेंटेनेंस के लिए? दूसरा पॉइंट ये होगा कि आप उसमें उसका सोर्स ऑफ इनकम अलर्ज करेंगे डिफेंडेंट का, कि वो महाना कितना कमाता है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो 18 स्केल का ऑफिसर है, वो बिजनेसमैन है, ठीक है। तो उसका सोर्स ऑफ इनकम आप जो है वो अलर्ज करेंगे, और उसके लिए अगर उसकी सैलरी स्लिप है तो उसका आप बात करेंगे, अगर उसका बैंक अकाउंट है तो उसकी आप बात करेंगे कि इसकी ये बैंक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू जो है वो ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो आप क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले क्या अलर्ज किया, एक्सपेंडिचर अलर्ज किए। दूसरे नंबर पे आपने क्या अलर्ज करना है, आपने सोर्स ऑफ इनकम ऑफ डिफेंडेंट अलर्ज करना है। तीसरे नंबर पे आपने उसका फिनेंशियल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड बनाना है। अब डिफरेंस क्या है सोर्स ऑफ इनकम और फिनेंशियल स्टेटस? सोर्स ऑफ इनकम तो ये है कि वो महाना कमाता क्या है, फिनेंशियल स्टेटस से मुराद है कि वो अमीर कितना है, ठीक है, उसके कितने फिनेंशियल स्टेटस के उसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके पास इतना बैंक बैलेंस है। तो ये हो गया उसका, क्या हो गया, फिनेंशियल स्टेटस। फिर चौथे नंबर पे जो चीज़ आपने बतानी है वो आपने उसका बताना है सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस से क्या मुराद है कि जनाब लाहौर का सबसे जो पोश एरिया है वहाँ पे गार्डन टाउन या DHA में वो रहता है, अच्छा, और उसका क्या सोशल स्टेटस है जी, यानी उसका मोड ऑफ लिविंग बताना है, स्टाइल ऑफ लाइफ बताना है। जनाब उसके पास प्राडो गाड़ी है, फिर आपने बताना है जी कि उसके पास गाड़ी है और वो इस पोश एरिया में जो है वो क्या करता है, वो रहता है, वो इतने बाहर के विजिट करता है, ठीक है। तो ये आपको उसका जो है वो क्या कर रहे हैं, आप उसका जो है वो लाइफस्टाइल बता रहे हैं। फिर आप उसका सोशल स्टेटस में आप उसकी एजुकेशन बता सकते हैं कि वो हाईली क्वालिफाइड है, इवन प्लेंटी फॉर माइनर्स का बता सकते हैं कि वो पोश एरिया में जो है वो रहते हैं तो उनका भी लाइफ स्टाइल जो है वो एलीट क्लास वाला है, ताकि जब कोर्ट मेंटेनेंस लगाए तो वो इन सारे फैक्ट्स को सामने रख के लगाए, ठीक है। तो ये था बच्चों जो स्पेसिफिक रूल्स ऑफ रीडिंग हैं मेंटेनेंस के,
कि क्या जी, आपने नीड्स को एलेज करना है, आपने सोर्स ऑफ इनकम को एलेज करना है, आपने उसके फिनेंशियल स्टेटस को एलेज करना है। अगर आपको नहीं पता ना लिखें। देखिए, अगर बच्चे के बारे में आप डिफेंडेंट के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं लिखेंगे तो क्या बच्चे को खर्चा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि वो उसका राइट है। लेकिन उस सूरत में रूल ऑफ थंब अप्लाई होगा कि कोर्ट उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दिलाएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मिलना चाहिए तो फिर मैंने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं वो क्या करने पड़ेंगे? अलेज करने पड़ेंगे। तो अब रेट ऑफ मेंटेनेंस, कोर्ट कैन नॉट फिक्स मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन आर्बिट्रेरीली। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कोर्ट विल फिक्स द रेट ऑफ मेंटेनेंस। सो ऑल मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी अलेज्ड एज अंडर। सबसे पहले मंथली नीड्स, एक्सपेंसेस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर डिफेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, डिफेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटस, और फिर उसके बाद सोशल स्टेटस ऑफ द पार्टीज। अब बच्चों, यही प्रिंसिपल जो सामने रखे हैं, इनको सामने रख के हम एक प्लेन ड्राफ्ट करते हैं। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, आगे 2 ब्रैकेटों के अंदर लिखना है फैमिली डिवीजन विद द पावर ऑफ जज फैमिली कोर्ट लाहौर। आगे ये पार्टीज। अब ये देखें, ये माइनर थे ना, ये 2 और 3, तो फिर नीचे लिखा है 2 and 3 बीइंग माइनर थ्रू प्लेंटिफ नंबर 1 नेक्स्ट फ्रेंड। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। उसका रेजिडेंस लिखा है और वर्सेस में वो डिफेंडेंट, उसका एड्रेस लिखा है, टाइटल लिखा है सूट फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद above address of the party is correct and proper for summoning of defendant। उसके बाद ये देखें that plaintiff number 2 and being minor, याद करें उधर आर्डर 7 रूल 1 में पढ़ा था कि अगर एक माइनर है तो फिर माइनर के बारे में आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि वो माइनर्स को थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड जो है, तो यहाँ पे वो बात जो है वो पूरी हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आपको बताया था कि वो मैरिज के बारे में अलेज करना है, ठीक है, कि उनके दरमियान जो है वो उनका आपस में रिलेशन किस तरह से बनता है, बच्चों की वो बर्थ हुई, वो सारा आपने उसके अंदर क्या है वो लिखना है। आप पास करके इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि कब से खर्चा चाहिए, वो आपने लिखना है कि इस डेट को उसने निकाल दिया था घर से और वहाँ से वो मेंटेनेंस देने से इनकारी हो गया। फिर उसके बाद अगले में आपने करना है, बच्चे जो हैं, चूंकि मैरिज स्टिल इंटैक्ट है, तो वाइफ और बच्चे जो हैं वो उनका राइट है कि उनको मेंटेनेंस जो है वो दी जाए। तो ये आप अपने तरीके से भी जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अब बच्चों की वो नीड्स आपने अलेज करनी है, वो स्कूल जाते हैं, उनकी इतनी फीस है, और मैंने प्लेन शीट जो है वो साथ लगा दी है, ठीक है। और बेसिक नीड का भी आपने जिक्र करना है। फिर डिफेंडेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपने अलेज करना है, ठीक है। उसका फिनेंशियल स्टेटस भी उसमें जो है वो आपने लिख देना है। उसके बाद ये फिनेंशियल स्टेटस आपने लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेंटिफ को बार बार कहा गया है कि भाई मेंटेनेंस दो, लेकिन वो देने से इनकारी है। वो फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन, फिर वो कब वो कॉज ऑफ एक्शन अप्रूव हुआ, कब फाइनल हुआ, पार्टीज की वो जुरिडिक्शन के बारे में और वो सारा। और उसके बाद आपने प्रेयर में वो मेंटेनेंस मांग लेनी है, मेंटेनेंस कब से मांगनी है, किस रेट पे मांगनी है, कब तक मांगनी है, वो आपने उसमें लिखना है। फिर इंटरम मेंटेनेंस भी आप उसमें जो है वो मांग सकते हैं। और एंड में प्लेंटिफ थ्रू, और एंड पे आपने उसकी जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो क्या करना है, वो आपने लिख देना है, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। तो ये एक प्लेन थी मेंटेनेंस के बारे में। अब अगर आपको शौक है तो प्लीज़ चलें मेंटेनेंस का दावा प्लेन ड्राफ्ट करें, और फिर मैं उसके बाद आप मेरे से शेयर करें फोरम के ऊपर। मेरे किसी एडमिन, कोई एक एडमिन कलेक्ट कर लेगा, वो उसको देखेगा, और फिर मैं अगले लेक्चर में आपको करेक्ट करके तो वो आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।